हम दूसरे पार्ट में आगे प्रश्न शुरू करेंगे। 19 तक हो गए बालकन क्षेत्र वाला। हाँ सर। अब आगे अगला प्रश्न है, निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है। तो इसका आप सीधा लिख लो, निरंकुशवाद यानी ऐसी सरकार जिस पर जनता का कोई अंकुश नहीं हो या जिस पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं हो, यानी ऐसी सरकार जिस पर जनता का कोई नियंत्रण, कोई दबाव, कुछ नहीं हो, ऐसी सरकार निरंकुश सरकार कहलाती है। तो ये निरंकुशवाद की परिभाषा। अगला प्रश्न है, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। जनमत संग्रह होता है लोगों की राय लेना। तो इसमें लिख दो, लोगों की किसी मुद्दे पर राय लेना। जनता की किसी मुद्दे पर राय लेना जनमत संग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता क्या थी, यह कब लागू हुई और इसकी दो मुख्य विशेषता बतानी है। तो इसमें 3 प्रश्न है। पहली तो नेपोलियन संहिता क्या थी, यह लागू कब हुई और इसकी 2 मुख्य विशेषता। अपन सारी विशेषता पढ़ेंगे इसकी नेपोलियन संहिता की। तो नेपोलियन संहिता हमने पढ़ा कि जब नेपोलियन, वापस एक बार मैप में देख लेते हैं, यहाँ था फ्रांस, फ्रांस के पास जर्मनी, नीचे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यहाँ पे पोलैंड और यहाँ पहले था प्रसा। तो ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाला ये जो क्षेत्र, ये क्षेत्र फ्रांस के इस एक सम्राट का नाम पड़ा था ना, नेपोलियन। नेपोलियन अपने कब्जे में लिया और इस क्षेत्र में और अपने फ्रांस में कुछ सुधार किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो उन सुधारों को एक कोड, एक किताब में लिखते हुए एक संहिता बनाई थी, उसी को कहा है नेपोलियन संहिता। और वो संहिता हमने कल पढ़ा था, वो लागू हुई थी 1804 में। नेपोलियन 1804 में राजा बना, 1804 से 1815 तक था। 1804 में इसने सम्राट बनते ही फ्रांस का अपनी नेपोलियन संहिता जारी कर दी। अब इसकी देखते हैं मुख्य विशेषता। तो इसमें 2 पूछे, अपन सारी विशेषता देख लेते हैं। तो आप भी सारी विशेषता नोट कर लो, मेन क्या विशेषता थी इस संहिता की। पहला पॉइंट लिखो आप इस संहिता का, नेपोलियन संहिता की मुख्य विशेषता। पहला पॉइंट लिख लो, सीमित मताधिकार। पहला पॉइंट लिख लो, सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, पहले जो मताधिकार यानी लोगों को वोट देने का जो अधिकार था वो सीमित कर दिया। मताधिकार सीमित कर दिया। सीमित कैसे किया, जैसे नेपोलियन से पहले फ्रांस के क्षेत्र में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन का जब शासन था तो उस समय जैकोबिन के शासन में सारे पुरुषों को मतदान करने का अधिकार था, सारे पुरुषों को। आप इस तरह से एक बार शॉर्ट में लिख लो, बाद में लिख लेना डिटेल में, ठीक है। सारे पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट बना तो इसने क्या किया, इसने लागू कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है, यानी कोई संपत्ति विहीन पुरुष है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। और महिला को भी नेपोलियन ने वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। तो ये एक चेंज किया था उसने संहिता में, सीमित मताधिकार, वोट देने के अधिकार को सीमित कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखो, नेपोलियन संहिता का दूसरा पॉइंट, जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। जन्म आधारित विशेष अधिकार जो भी मिले हुए थे फ्रांस में और आसपास के क्षेत्र में, जन्म आधारित विशेष अधिकार सारे समाप्त कर दिए। जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, विशेष अधिकार समाप्त किए, जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त किए। तीसरा पॉइंट लिखो, कानून के समक्ष समानता। लोगों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की। कानून के समक्ष समानता, लोगों को कानून के समक्ष एक समान माना, कोई भेदभाव नहीं किया। कानून के समक्ष समानता व संपत्ति के अधिकार को इसने सुरक्षित किया। संपत्ति के
अधिकार को सुरक्षित किया। यानी लोग संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। लोग अपनी संपत्ति बना सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का कोई दावा नहीं था। अगला पॉइंट लिखो चौथा, नेपोलियन संहिता का चौथा पॉइंट लिख लो। चौथा पॉइंट ये था कि फ्रांसीसी नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, फ्रांसीसी नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, यानी फ्रांस के आसपास के जो भी क्षेत्र जर्मनी ऑस्ट्रिया के इसने जीते थे, फ्रांसीसी नियंत्रण के जो भी क्षेत्र थे उन क्षेत्र में क्या किया इसने, प्रशासनिक विभाजन सरल किया। प्रशासनिक विभाजन को सरल किया। प्रशासनिक विभाजन को सरल किया। प्रशासनिक विभाजन को सरल किया और साथ ही साथ सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। सामंती व्यवस्था समाप्त करी। हाँ सर। अब ये प्रशासनिक विभाजन ये क्या होता है, तो प्रशासन आपको पता ही है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो जिले की बात करते हैं। जिले में सबसे ऊपर कौन होता है, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम के नीचे होता है एडीएम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। उसके नीचे होता है एसडीएम, उपखंड अधिकारी, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। एसडीएम के नीचे फिर आरआई, फिर ये गिरदावर, पटवारी। इस तरह से ये एक क्रम होता है प्रशासनिक अधिकारियों का। सबसे नीचे पटवारी, फिर गिरदावर, आरआई, एसडीएम, एडीएम, डीएम। तो ये जो प्रशासनिक विभाजन है ये नेपोलियन बोनापार्ट ने थोड़ा सरल किया और सामंती व्यवस्था को क्या किया, समाप्त किया। सामंती व्यवस्था एक इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसमें जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन या भूमियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने नीचे सामंत बना लेते हैं। अपने नीचे सामंत बनाते हैं। सामंत को बुला देते हैं अलग अलग ज़मीन, भाई आप ये ज़मीन रखो, इससे जितना भी टैक्स राजस्व है वो हमें हर साल या हर महीने पहुंचा देना। तो ये एक तरह से ठेके पे देने की वाली व्यवस्था थी। जैसे ज़मीन को ठेके पे देते हैं ना, खेती करते हैं, तो वैसे ये ज़मींदार लोग सामंती व्यवस्था, इन सामंतों को ठेके पे अपनी ज़मीन देते और रुपए वसूल करते हैं इनसे। तो ये सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी थी नेपोलियन संहिता में। अगला पॉइंट लिख लो नेपोलियन संहिता का, किसानों को लिखो। कितने पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट 5वां पॉइंट लिखो। किसानों को भूदासत्व व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अगला पॉइंट लिखो, किसानों को भूदासत्व व जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलवाई। अब देखो भूदासत्व क्या होता है, तो भूदासत्व यानी पहले किसान को क्या करते, वो दास बना लेते। बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो किसानों को दास बना लेते। उनका अगर वो पैसा नहीं चुका पाते तो उनको दास बना के खेतों में काम करवाते। जागीरदार बड़े बड़े ज़मीन के मालिक उनसे शुल्क वसूलते थे किसानों से। तो जागीरदारी शुल्क समाप्त कर दी और किसानों को दास बनाने की जो प्रथा थी वो भी नेपोलियन संहिता के द्वारा समाप्त हो गई। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, शहरों में एक लिख लो, पहले संघ होते थे, श्रेणियाँ होती थी, श्रेणी होती थी। तो शहरों में कारीगर थे ना, उनके लिए श्रेणी संघों के नियंत्रण हटा दिए। तो लिख लो, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण हटा दिए। पहले क्या थे उस समय, कारीगरों के सारे जो भी अलग अलग व्यवसाय थे उनकी श्रेणियां बनी हुई थी, उनके नियम फिक्स थे कि आपको काम इसी तरह से करना है, इनके सारे नियम कायदे थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, ये जो श्रेणी संघ बने हुए थे उनके सारे जो नियंत्रण थे ना कारीगरों पे, वो सारे नियंत्रण हटा दिए। पहले कारीगरों पे इनका नियंत्रण रहता था श्रेणियों का, कि आपको ऐसा काम करना है, इतना ही करना है, आप अपने
जो पहले काम करते थे छोटा मोटा उस हिसाब से ही फिक्स था इनका क्या काम होता है। तो अलग अलग काम ये बांट के अलग अलग नहीं कर सकते थे। तो इनका फिक्स काम था कि आपको यही काम करना है या आप इतने लेवल पे कर सकते हैं, इसको बढ़ा नहीं सकते। तो इस पे सैकड़ों तरह की पाबंदियाँ होती थी कारीगरों पे। तो इन श्रेणी संघों की पाबंदियों को किसने हटाया था? नेपोलियन संहिता ने हटाया था। अगला पॉइंट इसमें लिख लो, नेपोलियन संहिता में, नेपोलियन संहिता से क्या हुआ? यातायात संचार जो है ना, यातायात व संचार व्यवस्था सुधारी। यातायात व संचार व्यवस्था, यातायात यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो सुविधाएं हैं, संचार मतलब संदेश या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। यातायात व संचार व्यवस्था सुधारी किसने? नेपोलियन संहिता ने, जो कि 1804 में लागू हुई थी। नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता बोला जाता है। तो ये 1804 में लागू हुई थी। और आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट कब आ रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा था 18 जून, लिख लो 18 जून 1815। 18 जून 1815 में एक युद्ध हुआ था वाटरलू स्थान पर। वाटरलू नामक एक जगह पे वाटरलू का युद्ध हुआ। उस युद्ध में नेपोलियन हारा था। नेपोलियन को किसने हराया था? तो नेपोलियन के सामने थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। तो ये हो गया प्रश्न नेपोलियन संहिता वाला। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा। 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव के क्या कारण थे? तो कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ही था बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से स्थान आते हैं। तो हमने उसमें लिखा था रोमानिया, अल्बानिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, हंगरी, यूनान, ये सारे क्षेत्र आते हैं बाल्कन में। इनमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इसमें पहले शासन था ओटोमन साम्राज्य का। ओटोमन साम्राज्य का शासन था। धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य का क्या होने लगा? पतन होने लगा। तो जैसे जैसे ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो फिर इन छोटे छोटे ये जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य में इनमें आसपास के जो बड़े शक्तिशाली थे कौन कौन से उस समय? एक तो फ्रांस, जर्मनी, इधर यूके यानी इंग्लैंड, रूस, इन बड़े शक्तिशाली देशों में इन छोटे छोटे राज्यों को प्राप्त करने के लिए बंदर बांट शुरू हो गई। बंदर बांट यानी लड़ाई शुरू होगी, कौन सा क्षेत्र कौन लेगा। क्यों शुरू हुई? क्योंकि ओटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था। तो 1871 के बाद में ओटोमन साम्राज्य के पतन शुरू होने के कारण ही यहाँ राष्ट्रवादी तनाव शुरू हो गए थे बाल्कन क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मेनिया व मारियान का संबंध किससे है? जर्मेनिया व मारियान का संबंध किससे है? देखो जर्मेनिया और मारियान, ये मैं आपको सामाजिक किताब में एक चित्र बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये देखो आपका किताब का चित्र है, ये है मारियान की तस्वीर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है मारियान की तस्वीर है जो फ्रांस गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। यानी ये फ्रांस को दिखाती हुई ये जो तस्वीर है, ये इस तस्वीर का नाम है मारियान है। तो लिख लो मारियान फ्रांस की तस्वीर है। और फ्रांस की तस्वीर देखो महिला का रूप दिया गया। तो आप यहाँ पढ़ना कि एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाता है। तो उस समय कलाकारों ने क्या किया, एक राष्ट्र को चित्र रूप में बनाने के लिए उसमें नारी वेश में राष्ट्र को प्रस्तुत किया। तो फ्रांस का प्रतिनिधित्व एक नारी के रूप में किया और उस नारी का नाम रखा इन्होंने मारियान। तो ये मारियान कौन थी? ये फ्रांस की प्रतीक थी या फ्रांस का प्रतिनिधित्व करती थी। और उस समय चित्रकार किसी राष्ट्र को एक नारी का रूप देते थे। तो मारियान फ्रांस का प्रतीक है, फ्रांस का प्रतिनिधित्व है। और अगला है जर्मेनिया। तो जर्मेनिया, ये देखो इसके नीचे ही चित्र है जर्मेनिया, ये चित्र, ये है जर्मेनिया। जर्मेनिया लिख लो,
जर्मनी का प्रतीक है। जर्मेनिया जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक। ये जर्मेनिया नाम की महिला है जो जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक है, जर्मनी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। कौन? जर्मेनिया। देखो जर्मेनिया में ये भी है। मारियान में आपको ध्यान रखना, मारियान कहाँ का प्रतीक है? फ्रांस का। और उसके जो चिन्ह है ना स्वतंत्रता के, ये हैं देखो, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। तो यहाँ से आप ये पढ़ लेना। जर्मेनिया, ये भी ध्यान रखना, जर्मेनिया जो है ना वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। तो वापस देखते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं। ये चित्र देख लिया हमने, तो ये प्रश्न हमने देख लिया। जर्मेनिया एक प्रतीक है किस राष्ट्र का? जर्मनी का। और मारियान प्रतीक है फ्रांस का। उस समय ध्यान रखना जो राष्ट्र था ना, राष्ट्र यानी कोई देश, उसके अमूर्त विचार को, किसी राष्ट्र के अमूर्त विचार को उन्होंने जब चित्र के रूप में बनाया, अमूर्त विचार को चित्र के रूप में बनाया, तो उन्होंने एक नारी का रूप दिया और वो जर्मेनिया थी जर्मनी की, मारियान फ्रांस की। तो अगला प्रश्न देखो। ब्रिटिश राज्य के निर्माण में निम्न घटनाओं का वर्ष या घटनाएं आपको बतानी है। कौन सी घटना कब हुई? आयरलैंड को ब्रिटेन में मिलाना। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा आयरलैंड को ब्रिटेन में कब मिला है भाई? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब मिलाया? आयरलैंड को ब्रिटेन मिलाया 1800 कब मिलाया? 1801 में। 1707 में वो संधि हुई थी। वो संधि हुई थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। और उस संधि की वजह से ही वो नाम पड़ा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड का ये नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये संधि हुई थी 1707 में स्कॉटलैंड के साथ, और आयरलैंड के साथ संधि हुई थी 1801 में। आयरलैंड को जबरदस्ती इंग्लैंड ने अपने साथ मिलाया था, ये हमने कल पढ़ा था। ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? तो ये कल हमने पढ़ा था, गॉड सेव अवर नोबल किंग। गॉड सेव अवर नोबल किंग। तो ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। अगला है 1688। 1688 में क्या हुआ? तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था 1688 में जो अंग्रेजी संसद है ना, अंग्रेजी संसद या आंग्ल संसद, उन्होंने राजवंशों के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करी थी। तो इन्होंने अपना प्रभाव शुरू कर दिया था 1688 से। तो ये घटनाएं ब्रिटिश के संबंध में सारी महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1861। 1861 में गठित एकीकृत इटली का प्रथम शासक कौन बना? यानी इटली का जब एकीकरण हुआ उस समय 1861 में इसका शासक कौन बना? तो एकीकरण के बाद इसका शासक बना था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नाम लिखो एक, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय ये बना था शासक 1861 में। और ये कहाँ का था? ये था एक जगह का नाम लिखो इटली में, सार्डिनिया पीडमोंट। एक नाम लिखो, सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट ये एक क्षेत्र है इटली का। इसके नेतृत्व में इटली का गठन हुआ। जैसे हमने पढ़ा था कि जर्मनी का नेतृत्व किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। उसी प्रकार इटली का एकीकरण हुआ था सार्डिनिया पीडमोंट के नेतृत्व में। और यहाँ का राजा था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इसको ही पहला राजा बनाया गया था एकीकृत इटली का, ध्यान रखना। तो जब इटली एक हुआ, एकीकरण हुआ, तो उसका पहला राजा था इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न
फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? 8वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? तो ये अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, फ्रैंकफर्ट संसद का। पहले तो लिख लो, ये फ्रैंकफर्ट है, ये फ्रैंकफर्ट, ये एक जर्मनी का शहर है। जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी का शहर है, यहाँ जर्मनी के जो राजनीतिक संगठन है, जर्मनी के राजनीतिक संगठन, जैसे भारत में है ना कांग्रेस, बीजेपी, उसी प्रकार जर्मनी के राजनीतिक संगठनों ने क्या किया, इन्होंने एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, एक नाम लिखो, इन राजनीतिक संगठनों ने सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान किया। इन्होंने मतदान किया और इन्होंने मतदान करने के बाद में 831 सदस्यों का चुनाव किया। इन सदस्यों ने क्या किया, एक जुलूस निकाला। 831 जो सदस्य का चुनाव हुआ, उन्होंने क्या किया, एक जुलूस निकाला इस फ्रैंकफर्ट शहर में। और जुलूस निकालने के बाद में इस शहर में एक चर्च है, सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च में जाके ये लोग इकट्ठा हुए और यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पे इन्होंने एक संसद बुलाई, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया फ्रैंकफर्ट संसद। तो ये ध्यान रखना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का शहर है। यहाँ राजनीतिक संगठनों ने सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के लिए चुनाव करवाए और फिर 831 सदस्य चुने गए। उन्होंने जुलूस निकाल के यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्रैंकफर्ट संसद। और इस मीटिंग में इन्होंने क्या किया, इस मीटिंग में उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम आप याद रखना, फ्रेडरिक, नाम लिख लो, फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ, इसको राजा घोषित किया। फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को राजा घोषित किया, जर्मनी का राजा घोषित किया, लेकिन इस व्यक्ति ने राजा बनने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया फ्रैंकफर्ट संसद वाला। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले 3 प्रमुख राष्ट्रवादियों के नाम। तो ये प्रश्न हम पीछे भी शायद पढ़ चुके हैं। इटली के एकीकरण में पहला नाम कल पढ़ा था, सबसे महत्वपूर्ण नाम है ज्यूसेप्पे मेजीनी। मेजीनी या कहीं कहीं इसका नाम मेज़िनी भी आता है, तो मेजीनी या मेज़िनी, ये पहला नाम। दूसरा नाम है ज्यूसेप्पे गेरिबाल्डी। और तीसरा नाम आता है इटली के एकीकरण में एक मंत्री थे इटली के एक क्षेत्र के, उसका नाम है केवूर। तो ये 3 नाम याद रखना है, मेजीनी, गेरिबाल्डी और केवूर। गेरिबाल्डी याद रह जाएगा, कल हमने पढ़ाई था गेरिबाल्डी 1000 लोगों के साथ वो अभियान किया था। तो कल एक प्रश्न पढ़ा था 1000 दल का या 1000 लोगों का अभियान क्या था, वो गेरिबाल्डी ने किया था। मेजीनी के बारे में भी पढ़ा था, मेजीनी ने 2 संगठन की स्थापना करी थी, यंग इटली और यंग यूरोप की। और तीसरा नाम याद रखना है केवूर या कावूर का। ये 3 व्यक्ति इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। और अभी हमने पढ़ा कि इटली एकीकरण होने के बाद में 1861 में इसका राजा किसको बनाया गया था, तो नाम अभी लिखा था हमने, कौन था वो, तो ये था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये इटली का पहला
शासक बना था एकीकरण होने के बाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्र हेतु प्रयुक्त जर्मन शब्द क्या था? तो जर्मन राष्ट्र के लिए प्रयुक्त शब्द अभी हमने पढ़ा जर्मेनिया था, जर्मनी के लिए था जर्मेनिया। और हमने फ्रांस के लिए पढ़ा था, फ्रांस के लिए क्या नाम था उसका, उस महिला का नाम मारियान। फ्रांस के लिए मारियान। जर्मनी का था जर्मेनिया, फ्रांस का था मारियान। अगला प्रश्न है, ये थोड़े अब बड़े 3-3, 4-4 लाइन में। वियना संधि 1815 के बारे में बताइए। तो ये वियना संधि पहले तो आपको पता होनी चाहिए हुई कब थी। तो अभी बताया मैंने आपको, जब वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। इसमें कौन आ रहा था? इसमें आ रहा था फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हारा, तो इसको हराने वाले सारे देश जो यूरोपीय देश थे वो सारे मिल के और उन्होंने इस फ्रांस से बदला लेने के लिए एक सम्मेलन बुलाई, एक संधि बुलाई। उसका नाम था वियना संधि। इसमें क्या क्या समझौते हुए, तो वो सारे आप नोट कर लो। वियना संधि के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। तो अब हम देखते हैं वियना संधि की प्रमुख बातें क्या क्या थी। वियना संधि हुई थी 1815 में। 1815 में ये संधि हुई। पहले तो लिख लो ये संधि किन किन के बीच हुई। तो जब 1815 में, एक तरफ तो था फ्रांस का सम्राट नेपोलियन। फ्रांस के सामने कौन कौन से राष्ट्र थे, तो वो आप नोट करो। एक तो था ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, और रूस, और प्रसा, ऑस्ट्रिया। इनका नाम पहले एक साथ ही आता था, प्रसा और ऑस्ट्रिया का। फिर प्रसा ने एक नेतृत्व करके जर्मनी को एकीकृत किया था। तो ये सारे राष्ट्र जो थे ना, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या किया, वियना एक जगह का नाम है, एक क्षेत्र है जो वर्तमान में ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया जो देश है ना मैप में, हाँ, देखा कहाँ पे पड़ता है? हाँ। ये है फ्रांस, जर्मनी, यहाँ छोटा सा देश स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इटली, जर्मनी के नीचे यहाँ पे है ऑस्ट्रिया। तो ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वर्तमान में वियना। तो वहाँ वियना में इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी, वो नाम आप लिख लो। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी ऑस्ट्रिया का एक चांसलर, जिसका नाम हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, उसका नाम मेटरनिक। ये मेटरनिक वही व्यक्ति हैं जिसने मेजिनी को कहा था कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। पढ़ा था ना पिछले पार्ट में कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसने एक बात और कही थी मेटरनिक ने, इसने कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस व्यक्ति ने ही इस वियना संधि की अध्यक्षता करी थी, मेटरनिक ने। इन लोगों का मकसद यही था कि फ्रांस से वापस बदला लेना, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन था पहले राजा 1804 से 1815 तक। नेपोलियन अपने आसपास के सारे क्षेत्र जीत चुका था, जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के। तो अब इनको मौका मिल गया नेपोलियन आने के बाद में कि वापस बदला लेना है। तो इसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी वो पॉइंट के रूप में आप नोट करते जाओ, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लो, इस वियना संधि का पहला बिंदु लिख लो। पहला बिंदु है नेपोलियन के द्वारा किए गए बदलाव समाप्त करना। नेपोलियन के द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करना, ये पहला पॉइंट हो गया। नेपोलियन जो बदलाव किए, जो क्षेत्र जीते, वो सारे उन्होंने वापस क्या कर दिए, चेंज कर दिए। दूसरा पॉइंट लिखो, फ्रांस में
नेपोलियन से पहले कौन था फ्रांस में, कौन सा राजवंश चलता था, बुर्बो राजवंश था फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या किया, नेपोलियन को हराया और वापस उसी राजवंश को वापस स्थापित कर दिया। तो फ्रांस में इन्होंने क्या किया, बुर्बो राजवंश को वापस स्थापित कर दिया, बुर्बो राजवंश को वापस स्थापित किया फ्रांस में। नेपोलियन राजा बना, उससे पहले बुर्बो ही था राजवंश फ्रांस में। नेपोलियन बना, नेपोलियन कराने के बाद में वापस उसी राजवंश को वापस स्थापित कर दिया। इन सामने सारे देश जो थे उन्होंने, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन्होंने मिलकर। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट कि फ्रांस ने अपने विजित प्रदेश खो दिए, अपने विजित प्रदेश, विजित यानी जीते हुए, विजित प्रदेश खो दिए, यानी जो जो प्रदेश नेपोलियन ने युद्ध लड़ के जीते थे, नेपोलियन के हारने के बाद में सारे देशों ने वापस छीन लिए, तो अपने सारे विजित प्रदेश है वो फ्रांस ने खो दिए। अगला पॉइंट लिख लो, चौथा पॉइंट, क्या प्रभाव पड़ा इस संधि का, तो लिख लो, राजतंत्रों की बहाली की गई, राजतंत्रों की बहाली, राजतंत्रों की बहाली की गई, यानी पहले जो जो राजतंत्र थे उनको वापस स्थापित किया। जैसे हमने अभी पढ़ा फ्रांस में बुर्बो राजवंश को वापस स्थापित कर दिया, तो जो जो राजवंश थे उनको वापस बहाल कर दिया गया। एक पॉइंट और लिख लो, अगला 5वां पॉइंट लिख लो, रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करी। एक पॉइंट लिख लो, रूढ़िवादी व्यवस्था कायम कर दी गई, रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था कायम कर दी गई। रूढ़िवादी व्यवस्था मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरानी मान्यताओं को ज़्यादा, पुरानी मान्यता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ना, जो आधुनिक जो चेंज होते हैं, परिवर्तन, उनको स्वीकार नहीं करते, तो ऐसी मान्यता वापस उन्होंने लागू कर दी गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लास्ट में देखते अपन, उसमें आप लिख लो कि फ्रांस की सीमा पर, लिख लो, फ्रांस की सीमा पर नए नए राज्य स्थापित कर दिए गए, सीमा पर, फ्रांस की सीमा पर नए नए राज्य स्थापित कर दिए, नए नए राज्य स्थापित किए। अब इसको हम अपन मैप से समझ लेते हैं, फ्रांस के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से नए राज्य बनाए गए। तो ये इन्होंने स्कीम से बनाए कि ताकि फ्रांस भविष्य में विस्तार नहीं कर सके, तो फ्रांस के चारों ओर छोटे छोटे नए राज्य बना दिए ताकि फ्रांस कहीं भी वापस विस्तार नहीं कर सके। तब कौन कौन से राज्य बनाए थे, तो वो एक मैप के द्वारा अपन वापस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्रांस का नक्शा है, ये मान लीजिए है फ्रांस। अब फ्रांस के इस तरफ ये दिशा है उत्तर, ये दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व दिशा। अब किस दिशा में क्या क्या स्थापित हुई थी, क्या व्यवस्था थी, वो हम इस चित्र में नोट कर लेंगे। तो ये मान लीजिए फ्रांस है, तो फ्रांस के उत्तर में आप नोट कर लो, उत्तर में नए राज्य बना दिए नीदरलैंड और बेल्जियम। तो यहाँ पे बना दिए नीदरलैंड और बेल्जियम। तो ये है नीदरलैंड, साथ में मैप बना लो आप, और ये है बेल्जियम। तो ये दो राज्य स्थापित कर दिए उत्तर दिशा की ओर, नीदरलैंड और बेल्जियम। अब फ्रांस के पश्चिम में कुछ इलाके, फ्रांस के पश्चिम के कुछ इलाके वो दे दिए गए थे प्रसा को। प्रसा वही जर्मनी के साथ जो जुड़ा हुआ था, वही प्रसा, ऑस्ट्रिया प्रसा। तो फ्रांस के पश्चिम में कुछ क्षेत्र थे वो किसको दिए, प्रसा को। अब फ्रांस के पूर्व के कुछ भाग, पूर्व के कुछ भाग यानी पोलैंड वाला जो हिस्सा है, वो पोलैंड वाला हिस्सा वो दे दिया, ये मान लो पोलैंड का हिस्सा, ये दिया गया रूस को। रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। ये था फ्रांस के पूर्व दिशा में। दक्षिण में बात करें तो इस तरह से मान लो ये था इटली। इटली में भी
जो उत्तरी इटली है, उत्तर दिशा वाला इटली, उत्तरी इटली का नियंत्रण वो सौंप दिया था ऑस्ट्रिया को। यहाँ पास में ऑस्ट्रिया है तो उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया ऑस्ट्रिया को, जिसमें उत्तरी इटली में जो जो क्षेत्र आते हैं ना वो नाम आप लिखो तो लिख लो। एक तो है लोम्बार्डी, लोम्बार्डी, और एक है वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया। और इस तरफ ये दो छोटे छोटे, एक तो कोर्सियो द्वीप है और ये सार्डिनिया है, तो ये कोई खास नहीं। तो इस तरह से फ्रांस के भाग चारों ओर अलग अलग राज्य स्थापित कर दिए। फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड और बेल्जियम फ्रांस के उत्तर में बना दिए। फ्रांस के दक्षिण में ये इटली आता है, जिसका ये जो उत्तरी भाग है वो सौंप दिया था ऑस्ट्रिया को। यहाँ आप एक चीज़ और नोट कर लो, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये है पीडमोंट, ये लाल हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, पीडमोंट है। तो इसका नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये है पीडमोंट, पीडमोंट। और ये जो नीचे ये हिस्सा देख रहे हैं ये है सार्डिनिया, ये है सार्डिनिया। ये इटली का ही भाग है, ध्यान रखना। तो पीडमोंट में एक छोटा सा क्षेत्र मिलाया गया था जो इसके जस्ट नीचे ही है, जिसका नाम है जेनोवा। ये इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, जेनोवा। जेनोवा किस में मिलाया गया, पीडमोंट में मिलाया गया। तो ये इतना चेंज किया था फ्रांस के चारों ओर। एक बार वापस देख लेते हैं। फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड और बेल्जियम की स्थापना हो गई। फ्रांस के दक्षिण में जो इटली है, तो इटली का उत्तरी भाग दिया था ऑस्ट्रिया को सौंप, उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया को सौंप दिया। फिर पीडमोंट में ये जेनोवा मिलाया गया, ये जेनोवा मिला दिया पीडमोंट में। पीडमोंट ये वही है, पीडमोंट और सार्डिनिया, जिसका जो राजा था हमने भी पढ़ा, इटली के एकीकरण का जो राजा बनाया था ना विक्टर इमैनुअल द्वितीय को 1861 में, तो वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय यही पीडमोंट सार्डिनिया का शासक था, उसको पूरे इटली का राजा बनाया गया जब इटली एक हुआ था। तो ये चेंज हुआ दक्षिण में। पश्चिम में देखें तो पश्चिम में प्रशा को कुछ भाग दिए गए थे, और पूर्व में जो पोलैंड वाला हिस्सा था वो किसको दे दिया गया, वो दिया गया रूस को। तो ये इतना सारा परिवर्तन हो गया फ्रांस की सीमा पर। तो ये इसलिए कर दिया कि फ्रांस भविष्य में कोई विस्तार नहीं कर सके, कोई दूसरा नेपोलियन या पैदा नहीं होता कि। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्य यहाँ पे बना दिए। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वियना संधि हो गया। अगला ये बिस्मार्क के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। बिस्मार्क का नाम सुना? हाँ। तो अगला ये लिख लो बिस्मार्क वाला। बिस्मार्क के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। तो इसमें आप लिखो बिस्मार्क वाले में, बिस्मार्क का संबंध कहाँ से था? तो बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी के एकीकरण से। बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी के एकीकरण से। तो लिखो बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। और ये जो बिस्मार्क हैं ये प्रशा का मंत्री था, प्रशा का मंत्री था। और आपको पता ही है जर्मनी का जो एकीकरण है वो प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। और 1871 में, ये पॉइंट भी नोट कर लो, जर्मनी का एकीकरण 1871 में कंप्लीट हुआ। और
1871 में कंप्लीट होने के बाद में जर्मनी में एक जगह है वर्साई में एक शीश महल है। वर्साई में शीश महल में सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में जर्मनी का राजा घोषित किया था विलियम काइजर। जर्मनी का राजा घोषित किया था विलियम काइजर प्रथम को। विलियम काइजर प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का सबसे प्रमुख व्यक्ति था। ये प्रशा का मंत्री था और इसने विलियम काइजर फर्स्ट को राजा घोषित करवाया था। तो ये हो गया बिस्मार्क। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जेमिनी। ये गलत है, यहाँ जेमिनी नहीं है, ये होना चाहिए मेजिनी। क्या होना चाहिए? मेजिनी। ये मेजिनी है, जेमिनी। ठीक है, तो मेजिनी का योगदान हमने पढ़ लिया था। मेजिनी का क्या योगदान था? तो मेजिनी ने वही एक तो संगठन बनाए थे, यंग इटली, यंग यूरोप, वही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये मेजिनी वाला पढ़ लिया था। उदारवाद से क्या अभिप्राय है? उदारवाद सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उदारवादियों की क्या मान्यता थी? तो उदारवाद ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि सरकार पर लोगों का नियंत्रण रहे, सरकार उदारवादी रहे, लोगों के साथ भेदभाव नहीं करे, संसाधनों का समान रूप से लोगों में बंटवारा हो। और इसमें देखो ये है ब्रिटेन के राष्ट्रीय राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण चरण, ये भी हमने पढ़ लिया। ब्रिटेन का राष्ट्रीय राज्य कैसे बना? तो पहले क्या था? एक तो 1707 में संधि हुई थी, 1707 में संधि करी थी स्कॉटलैंड के साथ, और फिर 1801 में संधि करी थी आयरलैंड के साथ। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य चरण बताना है। तो जर्मनी के एकीकरण में आपको अभी बताया कि बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिस्मार्क ने। और अंत में 1871 में हुआ था जर्मनी के एकीकरण। वर्साई के महल में राजा काइजर फर्स्ट को घोषित किया गया था। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें बिस्मार्क था, ध्यान रखना जर्मनी के एकीकरण में। राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में लोक संस्कृति की भूमिका। लोक संस्कृति यानी लोगों की संस्कृति, जिसमें लोगों के वेशभूषा, पहनावा, साहित्य, कथा, गीत ये आते हैं, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको बतानी है। ये सारे प्रश्न नोट कर लेना, उत्तर आपको किताब में मिल जाएंगे सीधे सीधे। यूनान की स्वतंत्रता प्राप्ति की मुख्य घटनाओं को, तो यूनान वाला भी हमने पढ़ा था। यूनान में पहले ओटोमन साम्राज्य था 15वीं शताब्दी से लेके 1821 तक। फिर 1821 में लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया और फाइनली 1832 में एक संधि हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। उस संधि से यूनान स्वतंत्र हुआ। अगला ये प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजिनी व गेरिबाल्डी के योगदान। तो मेजिनी का हमने पढ़ा, इसने 2 संगठन बनाए थे, यंग इटली, यंग यूरोप। गेरिबाल्डी ने 1000 लोगों की संस्था बनाई थी जिनके हाथों में हथियार थे। 1000 लोगों की दल, जिसको लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है, लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट, कल पढ़ा था रेड शर्ट। वियना संधि 1815 द्वारा यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था क्या थी? तो ये रूढ़िवादी व्यवस्था हमने पढ़ी थी। ये पुरानी परंपरा पर चलने वाली थी, ये नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करती थी। वियना संधि होगी, ठीक है। औद्योगिकरण से यूरोप में क्या परिवर्तन आए? औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे लगने से यूरोप में क्या क्या चेंज आए? तो उद्योग धंधे लगने से यूरोप में विकास तेजी से हुआ, यातायात के साधन बढ़े, रेलों का जाल बिछ गया, लोगों की आय बढ़ने लगी। अगले ये निबंधात्मक प्रश्न है 4, जर्मनी व इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क नाम याद रखना है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इटली के एकीकरण में 3 नाम याद रखने हैं, मेजिनी, गेरिबाल्डी और कावूर। इटली के एकीकरण के बाद राजा कौन बना था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय बना था।
यूरोप में राष्ट्रवाद में सहायक प्रमुख कारक, ये प्रश्न भी लिख लेना। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें से आपको परीक्षा में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या राजनीतिक परिवर्तन आए, 1848 तक की मुख्य घटनाओं को क्रमबद्ध लिखो। देखो इसमें फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789, तो जब ये क्रांति हुई तो उस समय बुर्बो राजवंश का राजा था। बुर्बो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप विस्तार में, ये बड़ा प्रश्न है। बुर्बो राजवंश का राजा था लुई 16वां। फिर 1789 से लेके 1804 तक जैकोबिन का शासन था। जैकोबिन, अभी पीछे नाम आया ना, जैकोबिनों ने क्या किया, सारे पुरुषों को कहा कि आप वोट दे सकते हो। नेपोलियन संहिता आई, उसमें सारे पुरुषों को वोटिंग लिस्ट से हटा दिया। उसने कहा कि जिसके पास नेपोलियन का रुपए पैसे हैं वही वोट दे सकता है, संपत्ति विहीन व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। तो ये आपको इसमें तीसरे प्रश्न में पूरा लिखना क्रम से। पहले कौन राजवंश था, 1789 में बुर्बो राजवंश खत्म हुआ, तो 1789 से लेकर 1804 तक जैकोबिन था। फिर 1804 से लेके 1815 तक कौन था, नेपोलियन था। नेपोलियन का शासन था फ्रांस में। नेपोलियन के बाद 1815 से लेके इसमें रूढ़िवादी सरकार बन गई। 1815 के बाद में रूढ़िवादी सरकार क्यों बनी, क्योंकि हमने पढ़ा ना 1815 वो वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन ने क्या किया, रूढ़िवादी सरकारें बना दी हर जगह। तो 1815 के बाद रूढ़िवादी सरकारें बनी और उसके बाद रूढ़िवादी सरकारों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। वो आंदोलन क्या था, वो आंदोलन था उदारवादी राष्ट्रवाद। ये जो रूढ़िवादी सरकारें बनी इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, वो आंदोलन था उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद। तो ये मेन नाम लिख लो, इनकी भाषा आपको खुद को लिख लेनी है। पहले कौन सा था, 1 नंबर पे ये, फिर ये 2 नंबर जैकोबिन, 3 नंबर नेपोलियन, 4 नंबर रूढ़िवादी सरकार। फिर रूढ़िवादी सरकार के बाद में उदारवादी राष्ट्रवाद शुरू हुआ। लोगों ने रूढ़िवादी सरकारों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो फिर इसमें धीरे धीरे ये जो रूढ़िवादी सरकारें हैं इनको उखाड़ फेंका। तो 1815 के बाद में 1830 तक जाते जाते लोगों ने क्या किया, बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका। बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका तो उसकी जगह क्या बना, 1830 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस में क्या बन गया, संवैधानिक राजतंत्र, यानी एक ऐसा राजतंत्र, राजा का शासन जो संविधान पर आधारित हो। तो इस तरह से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए पहले पार्ट के। ठीक है, तो सारे नोट कर लेना। इसके उत्तर आप बड़े वाले प्रश्नों के आप देख लेना, छोटे वाले प्रश्नों के सारे उत्तर हम कर चुके हैं वैसे भी। ठीक है, तो इसी के साथ अपना हिस्ट्री का ये पहला पार्ट समाप्त हो रहा है, पूरा होता है।